डिकोडिंग वाईटी एंड ट्यूब सेंसेई ये दोनों बंदे यूट्यूब ग्रोथ कैटेगरी के टॉप क्रिएटर्स हैं और एक तीसरा क्रिएटर भी है जिन्होंने रिसेंटली अपना कमबैक किया है, लेकिन इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ट्यूब सेंसेई का डाउनफॉल आ गया है और दूसरी तरफ क्यों, और कैसे डिकोडिंग वाईटी अनस्टॉपेबल है और कैसे एल्गोरिथम की एक गलती की वजह से उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल आ गया। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक डिकोडिंग वीडियो है और इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे ट्यूब सेंसेई की इस वीडियो के इस पार्ट से मिला था, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि अब तक इंडिया में कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो कि व्यूज से आगे हेल्प करने की सोच पा रहा है। ये सुनकर मुझे फील हुआ कि ट्यूब भाई चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अर्निंग और एडिटिंग से हटकर कुछ और बताने वाला हूँ, जिससे कि न्यू क्रिएटर्स कुछ न कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। क्योंकि आज की ये वीडियो उन बड़े क्रिएटर्स के डिसीजन के ऊपर है जिसकी वजह से या तो उनके चैनल ने एक्सक्लूसिव ग्रोथ देखी या फिर ग्रोथ धीरे धीरे एक पर्टिकुलर व्यूज रेंज में आकर स्टक हो गए। तो अगर आप खुद एक क्रिएटर हो तो आज की इस वीडियो से पक्का आप कुछ न कुछ सीख कर जाने वाले हो। और एक शॉकिंग बात ये बता दूं कि मुझे पता है कि 99% चांस है कि मेरी ये वीडियो फेल हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलो स्क्रीन को रोटेट करो और वीडियो पे ध्यान लगाओ। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ऑडियंस। तो क्यों कोई अनस्टॉपेबल है और क्यों कोई स्टक, ये समझने के लिए हमें ऑडियंस को समझना होगा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात जानो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ऑडियंस जो है वो ज्यादातर सेम ही है, चाहे वो ट्यूब सेंसेई हो या फिर डिकोडिंग वाईटी या फिर हम जैसे और क्रिएटर्स। हम सभी के पास सेम ही ऑडियंस है, बस अलग अलग अमाउंट में। अब सवाल ये आता है कि अगर ऑडियंस सेम है तो फिर डिकोडिंग वाईटी की वीडियो पर मिलियन व्यूज और ट्यूब सेंसेई की वीडियो पर काफी कम व्यूज क्यों आते हैं उनके कंपैरिजन में। इस सवाल का जवाब ना तो ऑडियंस के पास है और ना ही क्रिएटर के पास, बल्कि मेरी इस वीडियो में है, क्योंकि इस सवाल का जवाब क्रिएटर्स की ही अपलोड की हुई वीडियोस के पैटर्न में है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं उनके पैटर्न को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्यूब सेंसेई के वीडियोस के पैटर्न से। ट्यूब सेंसेई और डिकोडिंग वाईटी ने लगभग एक ही टाइम पर यूट्यूब को स्टार्ट किया था। शुरू में दोनों ही के पास ऑडियंस सेम थी ऑलमोस्ट, और सेम एक्सपेक्टेशन के साथ ऑडियंस थी जो थी यूट्यूब ग्रोथ और कंटेंट क्रिएशन। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन बोला है ऑडियंस की जो थी यूट्यूब ग्रोथ और कंटेंट क्रिएशन से, लेकिन टाइम के साथ साथ ट्यूब सेंसेई ने अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को अपलोड करना शुरू कर दिया, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, अर्निंग मेथड, यूएसए चैनल और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन मकसद सिंपल था, ऑडियंस को यूट्यूब ग्रोथ तक लिमिटेड ना रखा जाए, बल्कि हर एंगल से दिया जाए वैल्यू यार। लेकिन इतने सारे कंटेंट आइडियाज को देखकर ऑडियंस को समझ में आ गया था कि ट्यूब सेंसेई यूट्यूब ग्रोथ के अलावा और भी काफी कुछ सिखा सकते हैं, और यहीं से असली गेम शुरू होता है एक्सपेक्टेशन का। यहाँ पर ऑडियंस ने इनके इतने सारे कंटेंट में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्ट्रांगली इंटरेस्ट में ले लिया और यहीं से उनकी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई, जैसे कि अर्निंग वीडियोस और यूट्यूब के एडिटिंग के ऊपर उनका ज्यादा एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट सेट हो गया था। और अब भी ऐसा ही है, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब भी ट्यूब सेंसेई इन टॉपिक्स के अराउंड वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उन्हें नेचुरली काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड मिलता है। लेकिन जब किसी और टाइप के कंटेंट डाले जाते हैं इनके चैनल पर जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, फिर भी ऑडियंस उससे उतना ज्यादा एंगेज नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के अराउंड, और इसका एग्जांपल उनकी रीसेंट वीडियोस में साफ साफ दिखाई देता है। अर्निंग और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस के ऊपर काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जबकि बाकी वीडियोस जो नॉलेज वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उन पर रिस्पॉन्ड थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं डिकोडिंग वाईटी के पैटर्न की। डिकोडिंग वाईटी चैनल के ऊपर शुरुआत से एक चीज क्लियर रही है कि यूट्यूब ग्रोथ और कंटेंट स्ट्रेटजी के ऊपर ही वीडियोस आएंगी। थोड़ा बहुत मिक्स कंटेंट जरूर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी वीडियोस इन्हीं दो टॉपिक्स के अराउंड रहते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी ऑडियंस ने ना कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा है और ना कोई सडन डायरेक्शन चेंज। इसीलिए उनकी ऑडियंस का माइंड एकदम क्लियर और सेट हो चुका है कि इस चैनल के ऊपर उन्हें यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड ही चीजें देखने के लिए मिलेगी। और अगर आज डिकोडिंग वाईटी के चैनल पर अचानक से कोई रैंडम टॉपिक अपलोड हो जाए या फिर एडिटिंग का कोई कोर्स अपलोड हो जाए तो उनकी ऑडियंस शॉक जरूर हो जाएगी, पर ये शॉक और क्यूरियोसिटी जो क्रिएट होगा वो बस टेम्पररी होगा, और बाद में डिकोडिंग वाईटी का भी वही सब फेस करना पड़ेगा जो अभी ट्यूब सेंसेई फेस कर रहे हैं। लेकिन डिकोडिंग वाईटी एक ही रिदम को फॉलो करते हैं, और इसी वजह से उनकी ऑडियंस उनसे किसी भी तरह की अलग एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं करती है, और इसका रिजल्ट यही होता है कि ऑडियंस बिना किसी कंपैरिजन या बिना किसी कंफ्यूजन के उनकी वीडियो को देखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस सिचुएशन में ट्यूब सेंसेई ने खुद की फील्डिंग सेट कर लिया, तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहली बात ये कि उनके चैनल पर जो व्यूज आ रहे हैं वो ऑलरेडी वेल मेंटेन कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी बात शुरू से ही ट्यूब सेंसेई का गोल ये था कि लोगों को हर तरह से वैल्यू मिले, इसीलिए उन्होंने यूट्यूब ग्रोथ तक ही लिमिटेड नहीं रखा खुद को, बल्कि अर्निंग, एडिटिंग और स्ट्रेटेजी जैसे टॉपिक्स को भी कवर किया, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके क्रिएटर की। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएटर के इंटेंशन में नहीं बल्कि ऑडियंस के प्रेफरेंस पैटर्न के अंदर है। आज भी ट्यूब सेंसेई अपने चैनल के ऊपर जो वीडियोस को अपलोड करते हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस
और नॉलेज बहुत ज्यादा होता है जो कोई फ्री में शेयर नहीं करता, लेकिन क्योंकि उनकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड सेट हो चुकी है, इसलिए बाकी कंटेंट को उतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलता। और ट्यूब सेंसेई अपने चैनल के ऊपर इस चीज को बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अर्निंग और रेटिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करके बड़ी आसानी से वो स्ट्रॉन्ग व्यूज को पुल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि रियल और लॉन्ग टर्म वैल्यू देने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं। तो भाई ट्यूब सेंसेई की तो फील्डिंग बिल्कुल भी सेट नहीं है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स है। रिसेंटली Q&A में उन्होंने बताया भी है कि वो यूट्यूबर बाकी चीजों से काफी ऊपर जा चुके हैं, उनका बिजनेस में गोल है और वो काफी कुछ बड़ा करने वाले हैं यूट्यूब से हटकर। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमारे पास कोई बहुत बड़े बड़े गोल्स और ऑडियंस नहीं है तो हम जैसे न्यू क्रिएटर्स ऐसे में क्या करें जिन्होंने ऑलरेडी मिक्स कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। तो देखो, सबसे पहले आप अपनी एक क्लियर आइडेंटिटी बनाओ। आज के टाइम पर लोग ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर मिक्स कंटेंट डाल के अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे उनका कोई कोर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपना एक कोर क्रिएट करो, या तो एडिटिंग या फिर यूट्यूब ग्रोथ। लोगों को पता चलने दो कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। एग्जाम्पल के लिए इस टाइम पर हैंजी बॉक्स, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में पक्का एडिटिंग आया होगा, लेकिन आज के टाइम पर वो धड़ल्ले से AI कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने एडिटिंग सोचा बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी आपके दिमाग में एक क्लियर आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है अपने एडिटिंग कंटेंट से। और अब अगर तुम भी हैंजी बॉक्स की तरह एक क्लियर और शार्प आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो आज का पहला ज्ञान यही है इस वीडियो का कि भाई पहले अपना कोर्स सेट करो। आप क्या सिखाने वाले हो, क्या बताने वाले हो, किस नाम से लोग आपको जाने, उस अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को बनाना शुरू करो। और मिक्स कंटेंट ज्यादा मत अपलोड करो, थोड़े बहुत अपलोड कर सकते हैं बट इतना नहीं कि ऑडियंस को पता ही ना चले कि आपका मेन कोर क्या है। तो अब अगर तुम्हें यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है और कुछ ना कुछ समझ के सीखने को जरूर मिल रहा है तो प्लीज यहाँ पर वीडियो को रोककर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में और भी ज्यादा बनाने वाला हूँ। तो चलो अब चैनल को सब्सक्राइब कर भी दो यार। एंड नाउ हम बात करते हैं एल्ग्रो भाई के बारे में। एल्ग्रो भाई ने अपने ऑडियंस के लिए अपने चैनल के ऊपर एक पेड कोर्स बनाने का डिसीजन लिया और उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल एसेट बनाना जिससे हर एक कंटेंट क्रिएटर की हेल्प हो सके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान काफी सारी चीजें हो गई, जैसे कि उन्होंने कोर्स को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने चैनल की रेगुलर कंसिस्टेंसी को ही ब्रेक कर दिया और साथ ही उनके काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी उस टाइम में क्रिएट हो गए थे इन्हीं सब चीजों की वजह से। अब यूट्यूब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल है जहां पर एल्गोरिदम भी काम नहीं करता। अगर आप अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हो तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस आपसे अटैचमेंट और कनेक्शन को लूज करने लग जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है कंटेंट क्रिएटर के लिए। जैसे ही एल्ग्रो भाई की कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, ऑडियंस ने धीरे धीरे वो अटैचमेंट फील करना बंद कर दिया। और जब एल्ग्रो भाई वापस लौटे अपने कोर्स के साथ तो ऑडियंस का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो चुका था। लोगों को लगा कि इतने दिनों तक वीडियोस नहीं आई और अब अचानक से हमें कोर्स को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर कोर्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट था और काफी लोगों ने उसे परचेज भी किया, लेकिन जो वैल्यू और इफर्ट उसके पीछे लगे हुए थे उस अकॉर्डिंग कोर्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। अब चलो एक एक करके समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई और क्या क्या चीजें सुधारी जा सकती थी। सबसे पहले जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी, एल्ग्रो भाई को वापस आकर उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए था और पहले कुछ वीडियोस को अपलोड करके ऑडियंस को बताना चाहिए था कि वो वापस आ चुके हैं और फिर से वो कनेक्शन बिल्ड हो सकता था, जिससे कोर्स को एक बेटर परफॉर्मेंस मिलने के चांसेस ज्यादा थे। दूसरा मोस्ट प्रोबेबली परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर वो अमाउंट होता है जो आपकी एवरेज ऑडियंस इन्वेस्ट कर सकती है आपके ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया एसेट के ऊपर अपने फायदे के लिए, लेकिन शायद यहाँ पर जो परचेजिंग पावर एज्यूम की गई थी वो सही नहीं थी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियंस का माइंडसेट। क्या आपकी ऑडियंस एक कोर्स को परचेज करने के लिए रेडी है या नहीं, और अगर है तो क्या उनकी परचेजिंग पावर है। और दूसरी चीज, अगर आपका डाउनफॉल आता है तो आपकी ऑडियंस आपको किस हद तक सपोर्ट कर सकती है। आपके डाउनफॉल के कमबैक होते ही आपकी ऑडियंस आपका कोर्स परचेज करेगी या नहीं, ये सारी चीजें ऑडियंस के माइंडसेट में आती है, जो एक क्रिएटर को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एल्ग्रो भाई ने इस चीज को बेहतर समझा होगा, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से सारा पैटर्न बिगड़ गया होगा। यहाँ पर एक सेम कनेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है ट्यूब सेंसेई का। जब उन्होंने अपना एक खुद का अलाइट मोशन का कोर्स अपलोड किया था, उन्होंने भी यही चीजें की, लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरीके से इन सारी चीजों को मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दी, बिकॉज उनके पास पूरी की पूरी टीम थी और उन्होंने इस फेज को एक बेटर तरीके से हैंडल किया। लेकिन फिर भी उस कोर्स को दोबारा एग्रेसिवली प्रमोट नहीं किया गया और ना ही अब तक मैंने उसका नेक्स्ट एपिसोड आने का कोई अनाउंसमेंट सुना है। इसका रीजन मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं मिला होगा जितना उन्होंने अज्यूम किया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कम्युनिटी के अंदर सभी के पास लगभग सेम ही ऑडियंस है और उनका माइंडसेट सेम ही है। अब इन सारी कोर्स और परचेजिंग पावर का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जो प्रूवन मैंने रिसेंटली देखा है। ओपी भाई ने अपनी ई बुक लॉन्च की थी और उसके ऊपर उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्ड देखने को मिला। उन्होंने दोबारा उसे क्रिएट किया और काफी सारी चीजें हुई जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड देखने को मिला था। इससे मुझे ये समझ में आया कि हमें एक बड़ा कस्टमर नहीं ढूंढना बल्कि 100 छोटे छोटे कस्टमर ढूंढने हैं, इससे कि उनकी परचेजिंग पावर कम रहेगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इंडियन ऑडियंस का यही सीन है कि वो कम पैसे
से में किसी भी तरह की चीज को खरीदने को तैयार हो जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें वैल्यू कम है या ज्यादा, लेकिन महंगी चीज में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और भले इसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू हो पर फिर भी वो उसे परचेस नहीं करते। और अभी भाई आपकी ई बुक एकदम बेस्ट है भाई, एकदम बेस्ट। एंड नाउ इस वीडियो का एक और ज्ञान, इसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इस वीडियो से क्लियर समझ में आता है कि एल्ग्रो भाई का केस कोई फेलियर नहीं बल्कि एक लर्निंग फेज है जो सभी क्रिएटर को समझना चाहिए बड़े ही ध्यान से। इससे हमें ये क्लियर लेसन मिलता है कि कोर्स या प्रोडक्ट लाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस किस फेज के अंदर है और किस लेवल पर कमिटमेंट लेने के लिए रेडी है आपकी ऑडियंस आपके लिए। वैल्यू बनाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इस वैल्यू के लिए आपकी ऑडियंस मेंटली रेडी है या नहीं उसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड नाउ अगेन आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब एक और लास्ट ज्ञान इस वीडियो का देने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले चलो भाई मैंने कमेंट करने के लिए नहीं बोला तो कमेंट करो जाकर वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेटिव। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। तो चलो आखिरी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई लोग, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी क्रिएटर को जज करना बिल्कुल भी नहीं था। हर किसी क्रिएटर की अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बाद वो अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेते हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने इस वीडियो को अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया था ताकि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने की कोशिश कर सकूं। एंड आई होप कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सिखाया हो और आपने सीखा है तो प्लीज इसके लिए कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा। एंड वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे आप 1 से 10 के बीच में नंबर देकर जज कर सकते हो, मैं उसको जरूर रीड करूंगा। एंड नाउ एज एन ऑडियंस हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जो भी क्रिएटर अपने चैनल के ऊपर कुछ नया या फिर एक्सपेरिमेंटल अपलोड करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज जो उसने रिसेंटली सीखा हो उससे अपने चैनल पर शेयर करके ऑडियंस को कुछ सिखाना चाहता है जिसमें कि इनडायरेक्टली ऑडियंस का ही फायदा है। तो हमें उस वीडियो की नॉलेज को ऑब्जर्व करके उस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए जिससे क्रिएटर को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर हम कुछ ही वीडियो तक लिमिटेड रह गए तो इससे हमारी नॉलेज भी लिमिटेड रह जाएगी जो हमें लॉन्ग टर्म तक ग्रो करने में कभी भी हेल्प नहीं कर पाएगी। एंड ऑनेस्टली ये चीज क्रिएटर और व्यूअर्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंड नाउ लास्टली क्रिएटर्स के लिए एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है। नई चीजें सीखते रहना चाहिए और हमें सिखाना भी चाहिए अपने व्यूअर्स को, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी क्लियर करके जरूर रखनी चाहिए। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, वॉइस ओवर हो, रिसर्च हो या जो कुछ भी, आपको अपनी एक क्लियर आइडेंटिटी क्रिएट करके रखनी चाहिए और इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। आपका नाम जब भी लिया जाए तो लोगों के दिमाग में वो स्पेशलिटी आए, ना कि एक एवरेज क्रिएटर की तरह बस इमेज। एंड यस, आज की मेरी वीडियो रेगुलर वीडियो से काफी हटकर थी, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि 99% चांस है कि मेरी ये वीडियो फेल हो सकती है बिकॉज एक्सपेरिमेंटल वीडियोस को बहुत से लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आई होप मैं तुम्हें इस वीडियो से कुछ सिखा पाया हूँ, तो उसके लिए कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तुम्हारे लिए उसके लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मुझे उससे मिलती है मोटिवेशन। एंड कमेंट में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।